बैठने के लिए सब बोलते थे, सब बैठ जाता था कहीं। बिहार में जब का स्वागत है, ये हमारा अशोक स्तंभ गोल्ड मेडल है पर सबको दिखाना। आप लोग भी 10 लोग जो महिला शक्ति कहते थे कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देखिए देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई अभी रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में। और वेट लिफ्टिंग में तो अब मैम अपने से बताएंगे अपना स्टोरी क्या क्या रहा, वो ज्यादा आपको लोग के लिए इंस्पायरिंग रहेगा। आप ऐसे बैठ गई है दीदी। अरे आप सीधे से बैठिए, हम लोग नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोल सकती हूँ जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज का। शाम में आपको ना मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी, मैं दिन रात दुआ करती थी कि एक बार भगवान मुझे आंसर से मिला दे। एक दिन बहुत सालों से, एटलीस्ट 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं इनका स्पीच नहीं सुनूं। जब भी मैं लो हो जाती हूँ लाइफ में, कभी भी कुछ भी बुरा समय आ जाता है, तो मैं सर के मोटिवेशन स्पीचेस सुनती हूँ। और इसी वजह से maximum I can tell him like 50% of the credit I would like to give to Khan sir. चलिए कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मैं केजीएफ सुना है आपने? हाँ, केजीएफ में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी पैदाइश की जगह है। तो याद है वही जिस पर मूवी बनी है, वही कर्नाटक में बनी है। तो कर्नाटक केजीएफ में मेरी पैदाइश हुई है और मैं एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। तो वहाँ मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी बस ड्राइवर थे, इंस्ट्रक्टर थे, ड्राइविंग सिखा रहे थे ड्राइवर्स को। मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मेरी माँ को सिर्फ 25 साल थे, मेरे पिताजी को 30 साल थे। हम लोग 4 बच्चे थे। मेरे पिताजी का डेथ हो गई। उस समय आपकी उम्र कितनी थी जब पापा की डेथ हुई? 2.5 साल की थी। 2.5 साल में इनके अब्बू डेथ कर गए थे। मैं और ये मेरी बहन, हम लोग तो वही है। इनका नाम अक्षय नवीन है। दोनों छोटे थे, बड़े बहन भाई और फिर हम दोनों। हमारे अम्मी की फैमिली में ये था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं घरों में। तो हम लोग दोनों लड़कियां थी। हम पैदा होते ही हमारे मामू थे, मेरे मम्मी के भाई जो थे वो 10 दिन के बाद वो इंतकाल हो गए। फिर हम 2.5 साल के थे, हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो हमने एक टैगलाइन दे दिया कि ये अपशगुन है घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों लड़कियां अपशगुन है। तो सिर्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो एक ये सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से हमें
सारी जिंदगी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी। जब हम छोटे थे, खेल रहे थे हमारे कजिन के साथ, तो हमारे कजिन बोलते थे कि इनके साथ मत खेलो क्योंकि ये अपशगुन है, इनके पिताजी को यही खा गए तो इनके साथ नहीं खेलना है। तो हमें लाइफ में बच्चों को क्या चाहिए? प्यार होता चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक पैम्परिंग चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो बच्चे, पल्ले बड़े बड़े होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था, ना पेरेंट्स एडवोकेसी थी, ना प्यार था, ना किसी का इमोशनल सपोर्ट था, ना एजुकेशन के कुछ हमारे लिए कुछ चॉइसेस थे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम दोनों की एक बहुत छोटी, जब हम लोग थे ना तब हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट थे। हम लोग बातें करते थे कि नहीं एक दिन हमारा अच्छा दिन आएगा। एक होप था, एक बिलीफ था हमारे खुदा के ऊपर, हमारे ऊपर एक बिलीफ था, तो वो हमने बनाए रखा था। तो उसके बाद मुझे एजुकेशन हुआ, फिर मेरा पीयू कंप्लीट हुआ, मतलब 12th कंप्लीट हुआ था। सीनियर टेनिस में हमारा नाम था, हमारे पिताजी का वो टेस्ट का सीनियर टेनिस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें हमारा पहला नाम था। तो मुझे 18 साल में ही मुझे नौकरी मिल गई। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई। तो मैं आपको और एक बात बोलना चाहती हूँ। हमारा फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में थे, जब हमें वो उम्र में। हाँ जी, 4th स्टूडेंट की स्टूडेंट अगर सुसाइड करने लगे तो सोचिए कितना तकलीफ से झेल रहे हो। 4th स्टैंडर्ड में तो हम लोग बहुत बड़ी वेल था, वो क्या बोलते हैं, कुआं था। तो कुआं के पास गए और हम लोग हम कूदने ही वाले थे, तो किसी ने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने टैबलेट ले लिए थे 7th स्टैंडर्ड में। फिर हमने जहर पी लिया था, वो चूहों को मारने का। तो ये हो गया सर। तो टैबलेट वो आज तुमने ये टैबलेट उस समय जहर की टैबलेट आप, और मेरी माँ को बीपी थी तभी, एंड्रिक्स टाइम बोल के वो टैबलेट खा रही थी। वो मेडिकल शॉप से हम ही लेके आते थे। तो हम लोग गए 4 मेडिकल शॉप से पूरा इकट्ठा कर लिए और ये हमने बंटवारा कर लिया, ये लेके आए मेरा, हमने खा लिए। तो वहां भी हम लोग को मेरी माँ के बारे में नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, फिर भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं सच्चाई में बिलीव करती हूँ। हमने जो टैबलेट खाए थे उसके बाद हमें एक रूम में डाल के बंद कर दिया था 3 दिन तक, ना खाना ना पानी ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी माँ आती, शाम में दरवाजा खोलती और देखती, वो क्या देखती थी, उनके दिमाग में क्या था आज दिन तक मुझे नहीं पता है, वो अल्लाह के पास है। देखती होंगी कि आप अभी जिंदा है या नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने खुदा ने जिंदा रखा क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए आपको गोल्ड मेडल जो लाना था। तो इन सब दिक्कतों के साथ लाइफ पूरा कंफ्यूजन, लाइफ पूरा ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा सारे लोग मार मार के रखे थे हमको। ना घर में इज्जत थी, ना हमें स्कूल में कोई चाहता था, ना हमें बाहर जो हमारे जो रिलेटिव्स होते थे वो चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। सिर्फ नफरत 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 देखा है मैंने जिंदगी में। फिर मेरा 12th हो गया, फिर मुझे जॉब मिल गई। मेरा फादर का जो कंपैशनिटी ग्राउंड बोलते हैं, उस कंपैशनिटी ग्राउंड पे मुझे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में मुझे काम मिल गया। तो वहां पे मुझे दूसरा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा। मुझे ये देखना पड़ा कि वहां जो मेरे सीनियर्स थे वो बहुत सताते थे वो, और वो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ये बोलते थे कि आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप टेररिस्ट हो। मुझे बहुत दर्द होता था मेरे सीने को, मुझे इतना दर्द होता था कि इसका जवाब मैंने दिया। मैंने जवाब ऐसा दिया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो बाहर देशों में रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैंने पाकिस्तानी कहते थे मुस्लिम हो तुम बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज उन लोगों के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि तिरंगा ऑस्ट्रेलिया जब कोई भी किसी भी गेम में कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है, वहां पे राष्ट्रगान बजाया जाता होगा। तो कितना गर्व का महसूस होता होगा कि जब भारत जाके जनगण मन गाया गया होगा। बहुत ये मेरा तीसरा कॉम्पिटिशन था। पहला लास्ट ईयर साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक मास्टर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरा 3 गोल्ड हुआ। मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ, मुस्लिम पहली महिला हूँ कि आज दिन तक किसी ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आया।
मेरा सिल्वर मेडल हुआ है। तो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिलेक्शन था, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन हुआ है। वो वाली कहानी अभी आप कंटिन्यू रखिए, बहुत खतरनाक है वो। जो आपका जॉब हो गया वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने लगा फीमेल के नाते, कभी मुस्लिम के नाते, उसके बाद वाला में। तो मैं ये कह रही थी कि हमें इंसान को ना कभी भी जब हमें कोई बेइज्जती कर रहा है, हमको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान ना उसकी लाइफ में किसी को दूसरों को ह्यूमिलेट नहीं करेगा। तो कभी भी हमें लाइफ में रिएक्ट नहीं करना है, हमको सोचना है, समझना है वो क्यों हमें ह्यूमिलेट कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा स्तर नीचे है, हमारा स्तर ऊपर उठना चाहिए। जैसे बी.आर. डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमिलिएशन देखा है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ही कन्वर्टेड हिज एंगर इनटू रेजोल्यूशन। वो करना है हम सबको। तो इसी राह पे मैं निकल पड़ी थी। फिर मैंने मेरे जॉब में जितने भी दिक्कत आई फिर भी मैं रहती रही, और फिनेंस मुझे सैलरी आ रही थी ना, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि घर के हालात बहुत ही खराब थे। तो सैलरी लेके आके पहले मेरे माँ के चरणों में मैंने रख दिया फर्स्ट सैलरी। तो वहां से हमारा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक होने लगा। और उसके बाद जब मेरे 21 साल 22 साल शुरू हुए थे तो मेरी शादी हुई। शादी मैंने सोचा कि अभी चलो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लाइफ में, अभी मैं सेट हो जाऊंगी। इंसान कभी सेट नहीं होता, मरने के बाद ही सेट होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मेरी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का ठीक ठाक है देखने के लिए सब। फिर उसने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कहा, ऑर्डर लगा के दिखाया था, लेकिन शादी होने के 8 दिन के बाद पता चला कि वो बेकार था, कुछ नहीं था। वो उस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोल के शादी कर लिया। झूठ बोल के मैं सरकारी नौकरी में थी, इसलिए शादी कर लिया था। फिर उसने मुझे 6 साल तक मुझे दौड़ी के लिए उसने दिन रात बताया ना। मैं मेरी कुलीग से ये बात शेयर की ना किसी से शेयर की। शर्म नहीं आता था कि दहेज आप लाइएगा कहाँ? 2.5 साल की उम्र में जब पापा नहीं रहे, माँ पाली, आप खुद नौकरी पे, तो किस मुंह से बेशरम इंसान दहेज मांग रहा है? सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ ये भी बात है, बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बाद मुझे मेरा शादी होने के बाद 2 साल के अंदर मेरा एक बेटा पैदा हुआ। मुझे सिजरियन सेक्शन डिलीवरी से मेरा 5 किलो का बेटा पैदा हुआ। तो ऑपरेशन करते हैं ना डिलीवरी के लिए, उससे मेरा बेटा पैदा हुआ था। ऑपरेशन के बाद आप वेट लिफ्टिंग कर? जी सर। ऑपरेशन के बाद सीढ़ी चढ़ने का मना कर देता, ये होता है मोटिवेशन। मतलब ऑपरेशन से लौटा हुआ, उसके बाद सीढ़ी नहीं चढ़ने को बोलता, बाल्टी में पानी नहीं उठा रहा है, आज गोल्ड मेडल लेके आई वेट लिफ्टिंग में। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप गूगल कर सकते हैं कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 300 किलो वजन उठा के मैं दुनिया की पहली महिला बनी हूँ कि सिजरियन सेक्शन के बाद इतना वेट उठाने वाली। इसकी वजह से मुझे आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है। वो क्वाइट वेट ऑफ बेंच प्रेस था 300 किलो, जो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन करती हूँ, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है। तो उसके बाद और मैंने 6 साल उसके साथ मैंने बहुत कहा, पूरा वक्त में मेरे खिलाफ ही चल रहा था। मेरा वक्त ही नहीं आया था। कब तक मेरा वक्त नहीं आया था आप लोगों को मैं बताती हूँ, जब तक मैंने अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं किया था। मैंने जब मेरे ऊपर मैंने यकीन रखा, जब मैंने ये अख्तियार किया कि अल्लाह ताला ने सबको समान के साथ ताकत दिया है और सोच दिया है, अखलाक दिए हैं, ताकत दिया है। जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, तब तक मैंने पल मैंने एवरी सिंगल सेकंड ऑफ माय लाइफ वाज अ बैटल। तो घर में कोई नहीं था अच्छी, ये गलत है, ये करना है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में ऐसे आगे निकलना है, नौकरी करना है, कुछ भी नहीं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड की तब से मेरी शादी कराने पेश हुई थी मेरी माँ। तो अब लाइफ में ना सर, स्पेशली साउथ में मैं बोलती हूँ, लड़कियां बहुत ही सफर कर रही हैं। कि नॉर्थ में थोड़ा फ्रीडम मिल जाता होगा, लेकिन नॉर्थ वालों को लगता है साउथ में फ्रीडम मिल रहा है, नहीं। और साउथ वालों को लगता है एक्चुअल में लड़कियों को हर जगह जिसको जितनी ताकत है वो उस ताकत से इनका पैर खींचने में लगा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ताकत, जैसे आपके यहाँ आपके फैमिली को जितना ताकत था उसने पूरी ताकत लगा दी आपको पीछे खींचने के लिए। इन लोगों के साथ भी लगभग वैसे ही हो रहा है, कमो बेस हर जगह की कहानी वैसी ही है। बस आप जैसे कुछ लोग आगे आ जाए तो हिम्मत आएगा पूरी लड़कियों को।
एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे उसको मेरे अलावा सभी सभी लड़कियां पसंद थी, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया 6 साल बाद। ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं बताना चाहती, वो मेरा जब मूवी आएगा सिल्वर स्क्रीन पे आज तक देख लेना ये बात। तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मेरे बच्चे को भी नहीं दिया, ना मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, कुछ भी नहीं दिया, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और 2014 में मुझे IAS करनी थी, तो मैंने पीएस से मेरा लोन किया, मैं गई कोचिंग सेंटर, वहां पे पैसे मैंने पे करके मटेरियल लेके आई। फिर वीकेंड क्लासेस के लिए मैंने पूरा प्लान कर लिया था, क्योंकि मेरे पहले से भी आदत थी रात को 3 बजे से उठने की, पहले से जो तहज्जुद की नमाज होती है ना, तो तब मैं उठ के लड़की थी, मैं मेरे अबू को तुमने क्यों लिया, तो मैं तीसरी क्लास से आज तक खुदा से ही लड़ रही थी। खुदा से ही लड़ रही वो सब आप लोग में जो मुसलमान होंगे उन्हें पता होगा, तहज्जुद की नमाज वो रात में पढ़ी जाती है, जब आप सो जाते हैं उसके बाद बीच में फिर उठना होता है, और वो सबसे मतलब टफ एक तरह से करी नमाज तहज्जुद की नमाज, वो तभी पढ़ा जाता है जब आपको कोई एकदम सुपर स्पेशल कुछ चाहिए। तो ये उस नमाज में पढ़ के खुदा से ही लड़ती थी कि मेरे अब्बू को क्यों छीन लिया 2.5 साल की उम्र में। होता है तकलीफ का लेवल समझिए उस टाइम का, क्योंकि कोई नहीं था ना हमारी बात सुनने वाला। किसको सुनाते हैं, किसको हमारे ये जो दिल का दर्द है किससे बांट लेते हैं, कोई नहीं सुनता है। जब तक आप जिंदगी में कुछ करके खंड नहीं जाते, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, और आपको कोई नहीं शेयर करेगा आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, किसी को कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। तो आपको कुछ करना है जिंदगी में आगे बढ़ के। तो मुझे मैं जब तीसरी क्लास पढ़ रही तब से मुझे आदत थी उतने बजे उठने की। फिर मैंने प्लान किया और वीकेंड क्लासेस के लिए IAS कोचिंग के लिए मैंने तैयारी की। एक ही क्लास जाके मैं आई थी, फिर देखा घर में आके तो पूरा ना जला के मेरा मटेरियल पूरा राख कर दिया था। मेरे सपने वहीं पे जल गए। मेरे एक ही उम्मीद थी, क्योंकि मैंने करस्पॉन्डेंस में बीकॉम किया था और MBA फर्स्ट ईयर किया था, मेरे पास सेकेंड ईयर के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने नहीं किया था तब। तो मैंने सोचा नहीं, एजुकेशन ही मेरा आगे निकलने का तरीका, तो मैंने ये किया था, जला दिया था उसने पूरी किताबें मेरी। फिर मैंने इसे जब घर से निकाला था तो मैं कोलार से बैंगलोर गई, ट्रांसफर करवा के, मेरा जॉब जो था ट्रांसफर करवा के बैंगलोर चली गई मैं हेडक्वार्टर्स में। वहां जाके मैंने छुट्टी डाल के फिर मैंने IAS क्लासेस लेना शुरू किया। जैसे आप बच्चे हैं, आप वैसे बच्चों के साथ बीच में बैठ के मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो कोई नहीं पूरी करने आएगा, मैं ही करना, मेरी ही जिम्मेदारी है। वो पूरा जो एजुकेशन होता है या कोई भी ख्वाहिश होती है, वो ये ब्लेजर मैं कभी भी जाती हूँ तो ब्लेजर क्यों पहनती पता है मुझे। जब PU के बाद 12th क्लास के बाद BBM शुरू हुआ था, BBM डिग्री जो होता है, तो उसमें लड़कियां ब्लेजर पहन के जाती थी, तो मुझे वो करना था, लेकिन मैंने किया नहीं, मेरे हालात ऐसे नहीं थे, तो मेरी ख्वाहिश मैंने तब नहीं पूरी की, मैंने अब पूरी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मेरा बेटा पैदा हुआ, एक साल के बाद ही मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। तो वहां मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ आपको, सोशल कंसर्न क्या होता है। हम दोनों जिम जा रही थी, बुर्का पहन के, 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बुर्का पहन लिया था, क्योंकि मैं मदरसा जा रही थी तब मेरी बहन और मैं, हम लोग जिम जा रहे थे, तो मस्जिद में ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि फलाने घर की लड़कियां जिम जा रही है और जिम जाना हराम है, स्पोर्ट हराम है इस्लाम में। तो घर के पास लोग लड़ने के लिए आ गए। तो सोचिए वक्त ना बिगड़ता जा रहा था, हमारे फेवर में था ही नहीं। फिर हमने सोच रहे थे, होप था कि अच्छा वक्त आएगा, फिर भी मुश्किलें आते रहेंगी, जिंदगी इसी को बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये हो जाएगा तो आसान हो जाएगी जिंदगी, नहीं होगी। जैसे खान सर बोलते हैं ना, जिसकी शोल्डर में जितनी ताकत है उसको उतना ही जिम्मेदारी देगा, जितनी आपके कंधे मजबूत होंगी ना, वक्त भी आपको उतना ही बोझ डालते जाएगा। जितना आप किसी भी मूवी में सबसे कठिन रोल बड़े हीरो को ही दिया जाता है, पुष्पा का रोल कोई दूसरा तो फिर भी मैंने मैंने नहीं छोड़ा था। फिर भी मैं घर पे ही सुबह उठ के घर में जितना हो सकता था मैं बॉडी वेट से वर्कआउट करती थी। फिर उसके बाद मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया। स्टेडियम में जा रही थी, वहां भी मुस्लिमों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वहां पे, और सबको बहुत दिक्कत देते थे लड़के, वहां के जो जेंट्स होते थे वो बोल रहे थे कि बुर्का पहन के स्टेडियम के अंदर नहीं आना है, बाहर वॉक कर लो। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप जब मूवी आएगी तो आप देख लेंगे। बिल्कुल।
और उसके बाद मैंने कंपटीशन जाना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल पहुंची मैं। ये मैं मास्टर्स करती हूँ। मास्टर्स मतलब 30+ कैटेगरी जो होती है उसको मास्टर्स बोलते हैं। मुझे बचपन में एक भी चीज का अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं क्या करूँ, अगर मैंने आज आपको जिंदा होते तो मैं आज एक ओलंपियन होती है, IAS अफसर होती, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं 30+ कैटेगरी में मैंने खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना था। मुझे बहुत बड़ा जज्बा था, है और हमेशा रहेगा। मैं कुछ करूंगी, मुझे करना है। हिंदुस्तान का जब मैं तिरंगा कहीं भी स्टेडियम में यहाँ वहां मैं देखती थी तो मुझे एक वाइब्रेशन होता था, एक फीलिंग होता था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं नेशनल फ्लैग मैं जब दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करूंगी तभी छूऊंगी। तो जैसे मैंने सोचा मैं फिर हुआ। जैसे आप सोचते हैं ना तो जिंदगी में वैसा ही होता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है और होना ही होगा। हिम्मत रखना है, कभी एक विजन बड़ा रखना है। जितना बड़ा विजन रखोगे उतना बड़े इंसान बनोगे लाइफ में। फिर हमारे जो यहाँ खड़े हैं वो अमान साहब है, मोहम्मद अमानुल्लाह इनका नाम है। ये मुझे 2.5 साल पहले मिले जिनमें एज ए ट्रेनर। तब मैं बहुत डिप्रेस थी लाइफ में। तब तक मैंने 7 अटेम्प्ट हो चुके थे लाइफ में, 5 अटेम्प्ट हो चुके थे। जब इन्होंने मुझे जब मैं इनसे मुलाकात किया तो यही मुझे आके बात कर रहे थे, आप इतना ज्यादा वेट कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में, आप कौन हो। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात की, ये मुझे इंस्पायर करते रहे और मुझे जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी उन्होंने मुझे बाहर निकाला और तब से जिंदगी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ ही दिन पहले आपके मम्मी का इंतकाल हो गया था। मैसेज की थी उस टाइम। ऑस्ट्रेलिया जाने से 10 दिन पहले मेरी माता इंतकाल हो गया था। तो 1 साल से हॉस्पिटल में ही थी वो। और हम लोग कमा रहे थे, हॉस्पिटल में पूरा खर्च कर रहे थे। ये जो मेरी बड़ी बहन और जो बड़े भाई है ना वो थोड़ा न्यूट्रल हो गए थे। तो लास्ट में काम आए थे दोनों ही, मेरी अच्छे और मेरी बहन और मैं। तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तब। फिर मैं वो डिप्रेशन। आपका जब मैसेज आया था कि मेरी माँ आपकी माँ के बारे में हम सुने तो हम उस समय एकदम टेंशन में आ गए कि अब ये किस तरह से एक छोड़ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाना है। और एक लेडी जिसको घर से इतना सताया गया हो, सीजेरियन सेक्शन से जब किसी को लड़का होता है तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं। आप तो जानते हैं इस चीज में। तो हमको ना एक दिल में उदासी थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे देश के लिए। क्योंकि मैंने तो आपको मिला है लेकिन फर्क पूरे देश के 140 करोड़ लोगों पर। लेकिन फिर भी जो बात निकलता है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, 140 करोड़ लोग हैं, पूरा गोल्ड मेडल ही लेके आना है। और जब लास्टली फाइनल वो मैसेज आया ना और गोल्ड मेडल पहना हुआ और पीछे से वो जो तिरंगा झंडा, तब हमको लगा कि वाह क्या ग्रेट वर्क है। वक्त कितना सता सकता है किसी को। आज वक्त को भी अपने आप पे अफसोस होता होगा कि किसी की इतनी इम्तिहान न लिया जाए। वो इंसान आखिरी वक्त है लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है। सोचिए कितना तकलीफ हो सकता है। एक और बात बोलते हैं, मेरे बेटे को उसने मुझसे दूर कर दिया। ये एक माँ होना बहुत दर्द की बात होती है। और मैं जब भी रात की 2 बजे भी मेरी आंख खुली थी तब मेरे आंख में आंसू रहते थे। तो मुझे वो जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं स्कूटी पहन रही थी, पहन के वर्कआउट जब मैं कर रही थी मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा आंसू कौन था और मेरा पसीना कौन था है। तो मेरा बच्चा मुझे आज तक की बात भी नहीं करता है। जब भी वो मैंने लास्ट टाइम बात करने की कोशिश की थी, मैं गई थी, उसने कहा आप कौन है? मैं वहां से जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है ना उनके हेल्थ की तरफ से वो बच्चे को बुलाया था और उनके ऑफिस को बुलाया था। लेकिन मुझे पहचान में भी मना कर दिया। उसको पता है वो मुझे बहुत नफरत करता है। वो एक दिन ऐसा आएगा वो मुझसे गर्व करेगा। बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान छोटा होता है ना उसका अपना परिवार होता है। आपके लिए 140 करोड़ परिवार है यहाँ पर। आपके लिए सता है क्या? ये बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे, ये देश देखेगा
उनके लिए नहीं। मारते हैं तो घोड़े को लगता है कि उसे तकलीफ दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में कि उसका मालिक उसे जिताना चाह रहा होता है। आपको जिताना चाह रहा था। शायद अगर आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती तो आज देश आपको नहीं सुन रहा होता, शायद ये बच्चे भी आपको देख के मोटिवेट नहीं हो रहे थे, आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती और जैसे सब आते हैं इस दुनिया में चले जाते हैं, शायद आप किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनी रहती। तो एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना है। लेकिन ये सच में एक माँ के लिए बहुत तकलीफ हो सकता है कि उसका बेटा जानबूझ के कहे कि आप कौन है। उसको पता है कि वो है कौन, बट जानबूझ के अगर कोई कहे कि आप कौन है, ये बहुत तकलीफ वाली बात। ये माँ ही समझ सकती है जो अपने पेट में उस बच्चे को पाली रहती है, वहां पे दूसरा कोई नहीं समझ सकता है वहां पर। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं सरकारी नौकरी में हूँ और इसके बावजूद मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मेरी जैसे लड़कियां हैं, वो पैशनेट है, कुछ करना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, रखा है, लेकिन उस बैरियर्स को तोड़ना है। आप कौन रोकते हैं यहाँ पे? आप कह रही हैं कि आप लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती है। आपका ये जो 10 मिनट की जो आपकी स्टोरी थी ना, ये कितनी लड़कियों का लाइफ चेंज कर दी होगी इतने देर में कि आप नहीं थे। तो आप जो करना चाह रही थी ना, आप ये जो गोल्ड मेडल लेके आपने कर दिया हो, अब ये कहिए कि और करना है, ये मत कहिए कि हमें अब करना है, अब जो हुआ है उसके बेहतर और बेहतर करना है। और जो आप कही थी कि ब्लेजर पहनने का शौक था, ब्लेजर तो कोई भी खरीद लेता है, उस पर गोल्ड मेडल लगाना ये सबसे बस की बात। जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, एक मिथ है, स्पेशली हिंदुस्तान में एक मिथ है कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद हम वजन नहीं उठा सकते और सीढ़ियों पे नहीं चल सकते। तो ये एक मिथ है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इसको इस वजह से ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ब्रेक करने के लिए अभी तो बिजनेस हो चुका है हॉस्पिटल का सिजरियन सेक्शन के लिए। तो वो लड़कियां सब अपने आप को जैसे डिसेबल्ड हो जाते हैं सर्जरी होने के बाद, ऐसा समझ रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, ये सोशल कॉज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक मिथ है। इसलिए मैंने 300 किलो वजन उठा के ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करके मैंने सोशल कॉज के लिए लड़कियां सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद भी, तो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। और मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी शॉर्टली 2 महीने में है कि मैं स्टैंडर्ड कट जो है वो सीख रही हूँ। तो नेक्स्ट सेकंड मैं वर्ल्ड की सबसे पहली महिला होगी जो सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद कट फुल कर रही है। मतलब आप ट्रक खींचने वाली हैं? इस तरह वो पूरा नेशनल वाइड लाइफ में लड़की होगी। अब लड़के लोग जो कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, देख लो भाई। देखिए उनके में कहीं ना कहीं एक शर्म झलक रहा है। ये चीज बहुत होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ये कोई ये लाइन है ना, हम इसे छोटा नहीं कर रहे, बट आपने क्या किया ना, ऐसे कर दिया है आप। मतलब ये वाला अपने से छोटा लगने लगा है। लड़के सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम घर जाके अपनी बहनों को सपोर्ट करेंगे, फिर शादी होने के बाद बीवियों को सपोर्ट करेंगे। कल मुझे कॉल आ रहे थे बैंगलोर से या कहाँ से आ रहे थे पता नहीं के, और अरे आपने जो मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया में उसका सर्टिफिकेट भेजो, वो भेजो, मुझसे भी कॉल कर रहे थे। और फिर पता चला कि वहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके उन्होंने कहा कि उनका सर्टिफिकेट मंगाइए वो सब। तो भगवान का देखिए क्या चमत्कार होता है। जो वहाँ पे 3 कॉम्पिटिशन में थे, उस 3 कॉम्पिटिशन में मुझे एक ही मेडल मिला, तो दूसरे 2 ऑस्ट्रेलियन कॉलेज थे। और वहाँ पे वो मुझे 2 कॉम्पिटिशन मेडल नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे आफ्टर सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद लिफ्टिंग कर रही है, ये एक यूनिक केस है बोल के उन्होंने मुझे मेडल से सम्मानित किया है। तो उन्होंने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मेल भी मंगवा दिया है। मतलब उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है कि इसको मिला है कि नहीं मिला। हाँ। वाह, हमेशा हमें यही लोग पीछे पड़े हैं। मतलब कामयाब इतना बनिएगा कि लोग आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करें। लेकिन कितना ही कर सकते हैं कि सूरज कितना चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी और इतना संघर्ष की कहानी। अब इतने संघर्ष के
बाद बहुत लोगों की कहानियां आती है, वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, अपने परिवार के लिए हो जाते हैं, पैसे से फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपने जो इतना संघर्ष करके एक देश का नाम रोशन किया है, उस 140 करोड़ लोगों में हम लोग भी हैं जिसको आपके ऊपर नाज है। इस देश के लिए जो आपने गोल्ड मेडल लिया, आप लोगों को बहुत बहुत, और वो मुझे ट्रेनिंग में सब कुछ मैक्सिमम क्रेडिट जाता है। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे ही सारे लोग सपोर्टिव रहे ताकि बेटियां जो है वो उड़ सके। एक पक्षी कभी भी अपने एक पंख से नहीं उड़ सकता है। तो सोचिए अगर इन्हें घर में रख दिया तो शायद देश का एक गोल्ड मेडल कम हो जाता। तो मैं बहुत बहुत आपका कांग्रेचुलेशन। और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत आपको इंस्पायरिंग मिली होगी यहाँ पे। अब हम लोग कुछ बोला आपको और देखिए क्या इनके घर वाले भी तो रहते हैं। हाँ, So every woman should have two weapons in their life. One is education and one is sports. इस दोनों चीजों से ना अपनी जिंदगी से आप आसमान में उड़ सकती हैं। और जब आप नेशनल कर लेंगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो अभी दिखाना, अभी वीडियो जो ये है वो दिखाना, वो मान जाएंगे। बिल्कुल, घर वाले लोग देखेंगे तब समझ जाएंगे। और आप भी गोल्ड मेडल लाए, तो आपकी तुम गोल्ड मेडल लाए तो इनको बुला के लाएंगे, आप आइएगा जरूर। जब ये गोल्ड मेडल लाए तो आप जरूर ठीक है। रो नहीं यहाँ KGF 2। मैं सारे हिंदुस्तान के मेरे भाई और बहनों से मैं एक विनती करती हूँ कि लड़कियां जो पैशनेट है, कुछ करना चाहती है, उनको एक मौका दीजिए। एक मौका देने से ये सब होगा। ये सब ये तो एक लड़की सामने आई, ऐसे तो जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उनका सपोर्ट नहीं करते। उन सारे माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है, एक बार थोड़ा इस बेटी अपनी बच्चियों का एक बार मौका दीजिए। ये कभी भी आपका सर झुकने नहीं देंगी। गर्व से कहिएगा कि हमारी बेटी है। आगे बढ़िए आप भी, मेरे लिए कहिए आप भी क्या है, रोना नहीं। लाइफ में रोना नहीं है। इनके घर वाले मानते थे, हाँ आपके पापा मम्मी तो मानते नहीं। इनको सोच नहीं, पिताजी 2.5 साल की उम्र में इनके अब्बू का डेथ हो गया। और जब जहर खाली तो माँ 3 दिन तक बंद करके इंतजार में थी कि अब कहाँ जाए, मतलब बची है या नहीं है। सोचिए इतना तो खतरनाक नहीं होगा ना आपका। फिर अब इनके तकलीफ क्या गया, आपका क्या चीज है, तो फिर एकदम स्ट्रॉन्ग बनो। हाँ आपके माँ बाप में बहुत अच्छी है। बात बताना चाहती हूँ, कल मुझे जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी, पटना आ रही थी, तब मुझे कॉल आया था। जो मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही थी मैम, उसने उसके एज 28 ईयर्स है। तो मुझे कॉल किया कि आप कैसे दीदी, बहुत दिक्कतों के साथ मुझे आपका नंबर मिला। तो मेरे शादी हो चुकी एक बेटी है और मैं आज सुसाइड करने वाली थी, आपका नंबर मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा लास्ट आपको मैं बात कर लूं, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी है। उसको घर में बोलते हैं कि नहीं, तुझे घर में बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए, घर में तुझे उसके अलावा तेरा कोई हक नहीं है ना। उसका पति उसको 1 रुपया देता है, वो उसने एम.कॉम किया है, पढ़ी लिखी लड़की है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, उसको मैंने समझाया कि बनना ही नॉट एन ऑप्शन, वो हमारा तो भाग जाना होता है। मौत का मतलब क्या होता है, सामने वाले से डर के भाग गया, उसको नॉकआउट बोलते हैं। वो स्पोर्ट्स के भाषा में हम हार मान गए, जिंदगी से नॉकआउट हो गया, हम हार मान गए। ये कौन सा चीज होता है यहाँ पर? जब कुछ नहीं है तो देश के लिए करना है। जब परिवार नहीं साथ दे, कुछ नहीं साथ दे, तब दिखाना है पूरा देश साथ ले गया। मेहनत करिए, आप भी एक दिन आप भी आइएगा दीदी की जैसे, ठीक है? आ जाओ, ठीक है, आप लोगों में आओ, ऐसे मेहनत करते रहना है। लड़का या लड़की सभी
आप सबको यहाँ पे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग होंगे, लेकिन आज सबको अपनी अपनी तकलीफ छोटी लगेगी। ऑटोग्राफ सब मांगने लगेंगे तो मैं थक जाएंगे ऑटोग्राफ। तुम लोग सब मांगने लगेंगे, आपको नहीं ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर जैसे इंसान टीचर मिल गए आपको तो आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। लड़की देखिए, हम लोग तो एक ओवरऑल सबको समझा देते हैं, लेकिन एक लड़की की जिंदगी में क्या क्या तकलीफ हो सकती है ये तो हम लोग दूर से ही देख के बता सकते हैं। आपने जिंदगी में जिया है, देखा है। हम पीछे वाले बच्चे में बहुत थोड़ा सा शालीनता से रहे, तो ये ऐसे ही लोगों से जरूरी है। आप लिखिए फिर हम लिखेंगे। आप क्या कर लीजिए नहीं आवाज नहीं है आपके सामने, मुझे सिग्नेचर करके देखिए। वो स्टूडेंट है, उनके लिए हम मेरे लिए चाहिए। अच्छा ये हाँ मेरे लिए ऑटोग्राफ लिखा कैसे जाता है? हम लोग एकदम गाँव देहात के हैं, जिसको ये सब मतलब जो सेलिब्रिटी वाला कल्चर है कुछ पता ही नहीं रहता हम लोगों को। बस इंग्लिश आ गए, आप भी कर आगे बढ़िए। सब लोग ऑटोग्राफ में परेशान हो जाएंगे। बाकी आप सब लोग मेहनत करिए बढ़िया से और देश का नाम ऐसे ही रोशन करिए। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे कहें, आप सबका सपोर्ट रहा। जब सब लोग छोड़ देते तो कई बार ऐसा होता है अंधेरे में एक जुगनू भी रास्ता दिखा देता है। खुद ही पड़ता है, लेकिन होता है कि अगर तकलीफ में अगर कोई बस कंधे पे हाथ रख देना, क्यों परेशान है हम, है ना? इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता है, बस रखने वाला कोई चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद हमारी शादी भी हुई और ये मदीने में भी, और ये मदीने वाले हैं तो एक नई जिंदगी के लिए आप लोग ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे। आप भी आगे इस टाइप से कई बार होता है ना कि समाज में लोग बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, हमें जीना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हम लोग जीना सीख जाते हैं। हकीकत ये है कि हम लोग वक्त धीरे धीरे हर चीजों को सिखा देता है इंसान को ढलना। और आप लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैम। और एक और चीज कि हमारा क्लास शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि इतना जब मैं मैसेज करता, हमारा तो क्लास में 10 मिनट का गैप रहेगा एक बैच से, तो सर से बात करनी थी, हम इधर रिप्लाई करते थे 5 मिनट में, तब तक कोई आप लोग में डाउट पूछने लगता है, दूसरी क्लास में करती। हमको लगता है 10-15 बार ऐसे कैंसिल हुआ होगा और लास्टली होते रहते। और जब कॉमनवेल्थ गेम जाना था तो उसके कुछ दिन पहले, लेकिन जब वो हम सुने कि ऐसे मदर का दिन या ये हो गया तो हम भी बड़ा होपलेस हो गए, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फाइनली कांग्रेचुलेशन आप सबको गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम खुशिया नजीर, शॉर्टकट में खुशी अपने से, हाँ अपने से खुशी रखे, ठीक इसमें इसमें सब चलेगा, बीच में बाद में वजन बनाएंगे ना, इसमें ऐसे फंस गया। अभी जस्ट कितना रिश्ता करेगा 35 को 23 तारीख को मिला, 1 तारीख है तो 1 हफ्ता तो हुआ होगा। हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए